नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। तो जैसा कल हम लोगों ने वादा किया था कि आप लोगों को एक बार आंसर की बताने के बाद डिटेल अर्थात विस्तार से व्याख्या हम देंगे, और व्याख्या देने के साथ साथ हमने ये भी कहा था कि सभी विषयों का देंगे। तो उसी कड़ी में मैं इंडियन इकॉनमी अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए बिना देर किए क्लास को शुरू करते हैं। और ये हम बात करने वाले हैं बी सीरीज़ की। जो बी सीरीज आपने कल देखा था वही बी सीरीज हम लेकर के चल रहे हैं। प्रश्न आप देखते रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप मिला लेंगे कि कौन सा आपका सही है और किस हिसाब से सही है, क्यों, अगर गलत है तो क्यों गलत है। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधारिक संरचना निवेश न्यासों में जमा अर्थात डिपॉजिट की बात कर रहा है। डिपॉजिट से हुई ब्याज की आय, यहाँ पर पहली बात ब्याज की आय की बात कर रहा है। दूसरा, जो उनके निवेशकों में वितरित की जाती है, कर से छूट प्राप्त है। ठीक है, यहाँ पर कर से छूट प्राप्त है, इसको भी हम अंडरलाइन कर ले रहे हैं। किंतु लाभांश जो है वह कर योग्य है। अगला जो कह रहा है कथन, वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन जो ये न्यास है को एक ऋणी के रूप में मान्यता दी गई है या मान्यता प्राप्त है। अब आपसे पूछा गया है कौन सा एक सही है, आपसे सही पूछा गया है, इसमें से कौन सा सही है। अब उसी के आधार पर आप लोगों को देखना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इससे संबंधित बातों को देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर जो पहली बात कही गई है ऋणी के रूप में, यहां ऋणी के रूप में, तो ऋणी के रूप में का मतलब क्या है? ऋणी, आप लोगों ने म्यूचुअल फंड का नाम सुना होगा। म्यूचुअल फंड किसको कहते हैं और किस तरह से ये काम करता है? तो म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं। म्यूचुअल शब्द से आप समझ रहे होंगे कि इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है, आप कहते हैं ना हमारी बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर कुछ लोग एक साथ मिल करके कुछ कोष जमा करते हैं, मतलब कुछ पैसा जमा करते हैं और उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हैं, और जब उस पैसे से लाभ होता है या वहाँ पर जो कुछ भी प्रॉफिट होता है वो सबके मध्य वितरित किया जाता है। तो एक तो ये आप लोग समझ लीजिए कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है यह एक ऋणी है। ऋणी मतलब लोगों से ऋण ले रहा है और उसके बाद यह इन्वेस्ट कर रहा है। किस में? तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है। तो एक बात आप लोगों को समझ में आ गई कि ये ऋणी के रूप में है, म्यूचुअल फंड जैसा, जो आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने बताया। दूसरी बात, इसमें जो लाभांश का वितरण होता है, जो इसके यूनिट धारक होते हैं, लाभांश का वितरण मतलब मान लीजिए जितनी इकाई इसमें धारक होते हैं, जितने यूनिट वो धारण करते हैं, उसी के आधार पर उन्हें उसका लाभ दिया जाता है। ठीक है, तो ब्याज में दो तरह की बात होगी। एक तो ब्याज दिया जा रहा है, और इस ब्याज से या ब्याज के अलावा कहा जा रहा है कि कैपिटल गेन, तो जो कैपिटल आपने मतलब पूंजी प्राप्त किया है उस पर क्या कर लगाया जाता है या नहीं लगाया जाता है। ये दोनों बातें हैं, इन दोनों ही बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहां पर सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए यहां पर जो कहा गया है कि ब्याज की आय जो उनके निवेशकों में वितरित की जाती है कर से छूट प्राप्त है, बिल्कुल सही बात है। किंतु लाभांश कर योग्य है, तो लाभांश जो इस पर मिलता है या कैपिटल गेन जो होता है उस पर कर नहीं लगता। तो आपका पहला तो गलत हो गया। दूसरी बात कह रहा है कि वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, ये भी बिल्कुल सही है। इसी के तहत ये एक ऋणी कंपनी के रूप में है। इसके अलावा 1992 का प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम है, उसके तहत भी इसे ऋणी संशोधन के माध्यम से बनाया गया है।
साथ ही साथ हमने ये भी देखा, जो हमने 2002 की बात की, उसके अलावा ऋण वसूली एवं दिवालिया जो अधिनियम है 1993 का, उसके अधीन भी एक ऋणी कंपनी के रूप में, ये एक ऋणी ट्रस्ट के रूप में काम करता है। तो इस आधार पर जो आपका सही होगा डी होगा, क्योंकि कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। यहाँ पर पहले प्रश्न को हम लोगों ने देख लिया, तो मतलब इकोनॉमी से संबंधित जो पहला प्रश्न था। दूसरे प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोविड विश्वमारी या महामारी, यहाँ पर यूपीएससी ने इसका ट्रांसलेशन किया है। विश्वमारी के बाद के हाल के विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थी। पहले स्टेटमेंट को समझ लिया आपने कि अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों को बढ़ा दिया। दूसरी बात, आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के उपायों से प्रतिकार करने का सामर्थ्य है। यहाँ पर प्रतिकार करने का मतलब ये है कि उस मौद्रिक जो मुद्रास्फीति है या उपभोक्ता के लिए जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतों में वृद्धि हुई हैं, उनका समाधान किया जा सकता है। तो ये अमूमन आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अब इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर जो कहा गया है कि कोविड-19 की हम बात कर रहे हैं। कोविड-19 की वजह से 2 प्रभाव देखे गए थे। एक तो हमने ये देखा था कि जो आपूर्ति हुई थी, आपूर्ति ये बाधित हुई थी। आपूर्ति बाधित होना, और इसी को इन्फ्लेशन में जब आप पढ़ते हैं तो बॉटलनेक इन्फ्लेशन कहा जाता है, जो आपूर्ति बाधित होने की वजह से हो रहा है। तो आपूर्ति कम हो गई थी। आपूर्ति कम होने का मतलब ये है कि इन्फ्लेशन यहाँ पर बढ़ेगा। इन्फ्लेशन कैसे होता है? अगर इन्फ्लेशन का सीधा सीधा सा मतलब ये है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो आपूर्ति कम है, इन्फ्लेशन यहाँ पर होगा। इन्फ्लेशन के साथ साथ एक तो ये स्थिति थी, और कोविड-19 के दौरान हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो प्रोडक्शन है, ये हमारा कम हो गया था। स्वाभाविक सी बात है, दोनों का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, इसकी वजह से आपूर्ति कम हुई थी, और आपूर्ति कम का मतलब पुनः इन्फ्लेशन। अब इस स्थिति से निपटने के लिए जो बैंक हैं, केंद्रीय बैंक, फेडरल रिजर्व की बात करें अमेरिका का, उसने क्या किया कि ब्याज दर बढ़ा दिया। अब ब्याज दर बढ़ाने का मतलब ये है कि ये कौन कर रहा है? यह केंद्रीय बैंक कर रहा है। भारत के संदर्भ में माने तो आरबीआई की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आरबीआई को एग्जाम्पल मान करके लेते हैं। ये ब्याज दर बढ़ेगा तो इसका मतलब ये है कि बैंक जो होते हैं, वाणिज्यिक बैंक, वो आरबीआई से ऋण लेते हैं और फिर अपने ग्राहकों को ऋण देते हैं। तो ब्याज यदि आरबीआई ने बढ़ा दिया है बैंकों के लिए, अन्य जो बैंक हैं देश में, ठीक है, इनके लिए ब्याज बढ़ा हुआ है, इनको ऋण महंगा मिल रहा है। जब इनको ऋण महंगा मिलेगा तो ये अपने ग्राहकों को इनको ये ऋण महंगा देंगे, अर्थात ब्याज दर अधिक लेंगे। ऐसी स्थिति में ये ग्राहक क्या करेगा कि ये अपनी चीज़ों को पोस्टपोन कर देगा। मान लीजिए कोई ये सोच रहा है कि मुझे कार लेनी चाहिए, उसको लगा कि अभी ब्याज दर ज़्यादा है, मुझे बैंक से नहीं ऋण लेना चाहिए, अभी मैं बाइक से काम चला लेता हूं या पुरानी जो कार है उसे काम चला लेता हूं। तो ऐसी स्थिति में ग्राहक का 2 तरह का व्यय होता है, एक उपभोग व्यय और एक होता है निवेश व्यय। तो ये दोनों ही स्थिति आप देखेंगे यहां पर कमी देखने को मिलेगी, और कमी देखने को मिलेगी अर्थात यहाँ पर जो इन्फ्लेशन की स्थिति है उसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये स्थिति आप लोगों ने समझ लिया। आरबीआई ने भी ये माना कि इसने मौद्रिक नीति का प्रयोग करके, या वो मानती है कि मौद्रिक नीति के माध्यम से वो मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर सकती है। मौद्रिक नीति उन सभी उपकरणों का सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक है। तो इससे संबंधित बातों को हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर जो प्रश्न है, ये प्रश्न अर्थात 42 नंबर प्रश्न, इसका कौन सा सही है? हमारे हिसाब से कथन 1 और कथन R दोनों सही है, तथा कथन 2 कथन A की सही व्याख्या है, ठीक है। तो आप लोगों का जो सही विकल्प होगा वो A हो जाएगा। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देख लें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक की निम्नलिखित में से किस एक गतिविधि को बंध्यकरण स्टेरिलाइजेशन के भाग के रूप में माना जाता है? अब यहाँ पर स्टेरिलाइजेशन को समझ लेते हैं कि ये क्या है। स्टेरिलाइजेशन या बंध्यकरण की जो हम बात कर रहे हैं, तो हमारे देश में मान लीजिए निवेश हो रहा है,
निवेश, दो तरह के निवेश आप कह सकते हैं, एक तो एफडीआई और एफआईआई, इनके माध्यम से निवेश हो रहा है। और पूंजी बाजार में आप देखेंगे, पूंजी बाजार, ठीक है, यहां पर जो प्लेयर हैं उनको अतिरिक्त लाभ हो रहा है, अतिरिक्त लाभ। और इस अतिरिक्त लाभ को ध्यान में रखते हुए और इसका दुष्प्रभाव न हो, आरबीआई पूंजी बाजार में हस्तक्षेप करती है, पूंजी बाजार में हस्तक्षेप कर रही है। तो यहां पर कैसे कर रही है इसको समझना जरूरी है। अब आरबीआई ने क्या किया कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसके लिए दो काम करती है, या तो यह खरीदेगी, खरीद या विक्री, ये दो काम करेगी। अब एक खरीद बिक्री से कैसे कर सकती है, ये जो खरीद बिक्री की जाएगी ये किस विधि के माध्यम से किया जाएगा, किसके तहत, तो यह ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से ये खरीद बिक्री किया जाएगा सरकारी प्रतिभूतियों का। सरकारी प्रतिभूतियों का मतलब ये है कि सरकार एक प्रतिभूति आप ऐसे कहिए कि प्रमाण पत्र पर सारी बातें लिखी हुई हैं कि आपने गवर्नमेंट से इतने का आपने सिक्योरिटी खरीदा है, उस पर जो भी आपको निर्धारित लाभ देना है या ब्याज देना है वो भविष्य में आपको मिलेगा। तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेची जाएगी, खरीदी जाएगी। अगर आरबीआई इसको खरीद रही है, सबसे पहले बिक्री की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम खरीदने की बात करेंगे। बिक्री की बात करें तो ये बाजार में बेचा जाएगा, सरकार के तरफ से आरबीआई बेचेगी, और आरबीआई बेचेगी इसका मतलब ये है कि जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में व्यक्ति निवेश करेगा, यहाँ जनता की बात कर लेते हैं, जनता इसमें निवेश करेगी, और निवेश करेगी तो इसका मतलब कि जो पैसा जनता के पास था गवर्नमेंट सिक्योरिटी के माध्यम से आरबीआई के पास आ गया। अब यहां पर बाजार में पैसा कम है, बाजार में मुद्रा कम हो गया, और जैसे ही बाजार में मुद्रा कम होगी तो यहां पर आरबीआई इसके माध्यम से जो तरलता है उसको भी नियंत्रित करने का काम कर रही है, अर्थात स्टेरलाइजेशन की बात की जा रही है। दूसरी बात, अगर आरबीआई को यह लगता है कि नहीं अभी मार्केट में पैसा डालना चाहिए, तो वो क्या करेगी, जनता को गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचा है, इसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जनता से, ठीक है, दोबारा वो खरीद लेगी, और जनता से जैसे ही आरबीआई खरीदेगी, अर्थात जनता के पास जो लाभ इस सिक्योरिटी पर मिलना चाहिए, अब वो लाभ सहित मतलब ब्याज जो कुछ भी मिलना था जनता के पास आ गया, अर्थात जनता के पास अब जो है यहां पर मुद्रा अधिक हो गई। तो इसके माध्यम से इस गतिविधि को नियंत्रित करने का काम आरबीआई करती है। तो इसमें जो सही विकल्प है वह है खुला बाजार कार्यवाही, अर्थात ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से ये काम आरबीआई करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित बाजारों पर विचार कीजिए। अब यहां पर देखें, सरकारी बॉन्ड बाजार, शीघ्रावधि द्रव्य बाजार अर्थात कॉल मनी मार्केट, कोष पत्र बाजार, ट्रेजरी बिल मार्केट और स्टॉक बाजार। अब ये आपसे पूछा गया है पूंजी बाजार में उपयुक्त में से कितने शामिल हैं, इनमें से कौन से ऐसे हैं जो पूंजी बाजार में शामिल हैं। अब यहां पर देख लें, पूंजी बाजार की हम जब बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं वित्तीय बाजार, वित्तीय बाजार। और वित्तीय बाजार के दो भाग होते हैं, एक को हम कहते हैं पूंजी बाजार, ठीक है, पूंजी बाजार, और दूसरे को कहते हैं हम मुद्रा बाजार, ठीक है। वित्तीय बाजार को एक बार समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है। जहां पर क्रेता और विक्रेता भौतिक रूप से उपलब्ध होते हैं क्रय विक्रय के लिए, हो सकता है कि वह अभौतिक रूप से भी उपलब्ध हों, फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि वह उपलब्ध होते हैं खरीद और बिक्री के लिए, उसको हम वित्तीय बाजार कहते हैं। और वित्तीय बाजार जो है इसके दो भाग हैं, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार। पूंजी बाजार में लॉन्ग टर्म के लिए, लंबी अवधि के लिए खरीद बिक्री की जाती है, और इस जो लेन देन की बात हम कर रहे हैं इसके उपकरणों की बात होगी। तो पूंजी बाजार में उपकरण कौन कौन से हैं, यहां पर देखें, उपकरण के रूप में एक इक्विटी प्रतिभूति,
प्रतिभूति की बात होती है। न केवल इक्विटी प्रतिभूति, यहां पर सरकारी बॉन्ड की भी बात होती है। सरकारी बॉन्ड के साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसमें जो स्टॉक बाजार है वो भी शामिल होता है। स्टॉक बाजार, अच्छा, ये तो हमने समझ लिया कि यह लॉन्ग टर्म के लिए है, ठीक। दूसरी बात, यहां पर उपकरण की बात होगी कि इसके उपकरण कौन कौन से हैं। तो इसके दो उपकरणों के बारे में इसी प्रश्न में ही चर्चा किया गया है, कौन कौन से हैं। और ये जो उपकरण है अर्थात पूंजी बाजार के अंतर्गत जो मुद्रा बाजार है, यहाँ पर कम समय के लिए लेन देन किया जाता है। तो जो कम समय के लिए लेन देन किया जा रहा है वह ट्रेजरी बिल है, और ट्रेजरी बिल के अलावा एक कॉल मनी है। ट्रेजरी बिल जो 91 डेज या 182 समथिंग, और उसके साथ साथ 1 वर्ष के लिए लगभग जारी किया जाता है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, यहाँ पर हमने बात कर लिया कॉल मनी। तो कॉल मनी का मतलब ये है कि बैंकों को आपस में जो लेन देन की ज़रूरत पड़ती है, ओवरनाइट के लिए जो लेन देन किया जाता है, उसको हम कह रहे हैं कॉल मनी, ठीक है। तो यह अल्पकालिक है। ये कैसा है, इसकी हम बात कर रहे हैं। यह अल्पकालिक है और यह दीर्घकालिक है। तो दोनों को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसके आधार पर प्रश्न पर चलते हैं और उसको देख लेते हैं। यहां पर क्या कहा गया है, अब देखिए, जो पूंजी बाजार की बात कही गई है, सरकारी बॉन्ड हमने उस पर बात कर लिया, स्टॉक बाजार की हमने बात कर ली। स्वाभाविक सी बात है, पूंजी बाजार में ये दोनों शामिल नहीं हैं। इस आधार पर जो आपका सही होगा वो कौन सा हो जाएगा, केवल 2 आपका सही होगा, ठीक है। चलिए, यहां तक बातें समझ में आ गई। हमने 45 और 45 के बी की बात कर ली कि इसमें दोनों शामिल है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु कृषक बड़े खेत की संकल्पना का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, ये क्या आपसे कहना चाह रहा है। कहने का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि भारतीय किसानों को आप देखते हैं कि जो किसान हैं, अभी जो उनकी स्थिति है वो ऐसे है कुछ, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे खेत हैं। अब सभी लोगों ने मिलकर के ये कहा कि हम इसमें आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करके उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं तो अब उसके लिए क्या करेंगे, क्यों ना हम ऐसा करें कि जो हमारे खेत हैं उन खेतों को हम एक साथ मिला लें और एक साथ मिला करके एक बड़ा खेत बना लें, और बड़ा खेत बना करके इसमें हम तकनीकी कृषि या आधुनिक कृषि प्रणाली का प्रयोग करके उत्पादन करें, जिससे हमारा जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन बढ़ जाए। बस सिंपल सी बात है। यह एक अनौपचारिक विधि है, इसके माध्यम से उत्पादन बढ़ाया जाता है। तो ये जो आपसे पूछा गया है 46 नंबर क्वेश्चन, इसको आप देखेंगे, इसमें जो आपका सही है वह बी आपका सही है। किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत अर्थात छोटे किसान मान लीजिए, अपने आप को समूहों में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि संक्रियाओं में समकालन और संगति लाते हैं, ठीक है। तो ये आपका बी सही है। इसमें आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित परिसंपत्तियों में निवेशों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर निवेशों पर विचार करने के लिए कहा गया, तो ये आप लोगों ने देख लिया। अब बॉन्ड पहचान, ब्रांड है सॉरी, माल सूची, बौद्धिक संपदा और ग्राहकों की डाक सूची। अब ये आपसे पूछा गया इसमें से कौन अमूर्त निवेश है। टेंजिबल और इंटेंजिबल की आप बात करते हैं, जो मेरे विचार हैं वो अमूर्त हैं, ठीक है। आप मेरे विचारों को नहीं देख पा रहे हैं, मुझे आप देख पा रहे हैं, मैं भौतिक रूप से दिखाई दे रहा हूं। तो यहां पर जो कहा गया है अमूर्त निवेश माने जाते हैं। मान लीजिए आपने जो विराट कोहली हैं उनसे अपने ब्रांड का प्रचार करवाया और उस ब्रांड को आप बहुत ऊंचाई पर लेकर के गए। तो इसका मतलब क्या था, ये जो निवेश आपने किया है उनके माध्यम से आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ी है, उस ब्रांड वैल्यू की बात की जा रही है ना, तो आपने अमूर्त निवेश किया है। माल सूची, ये भी आप देखेंगे, माल की सूची वो कहाँ पर है, कहाँ पर रखी गई है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जब आप रखने की बात करेंगे
तो यहाँ देखिए 3 की बात की जा रही है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आपने जो सूची तैयार की है वो कैसी है, आपका जो सामान है वो गोदाम में रखा है, साथ ही साथ अब ये माल की ही सूची है, इसको हम हटा दे रहे हैं, इसको हम नहीं कह रहे हैं कि ये अमूर्त है। बौद्धिक संपदा, मान लीजिए आपने जो कुछ भी कॉपीराइट लिया है या आपने जो रिसर्च किया है वो आपकी संपदा है, उसे कोई देख नहीं सकता, तो उसमें जो आपने समय खर्च किया है किसी चीज़ को खोजने में, तो उसे हम बौद्धिक संपदा मान रहे हैं, ये भी अमूर्त है। ग्राहकों की डाक सूची, जो ग्राहकों की एक सूची है वो सूची तो तैयार की गई है ना, और इस आधार पर हम मान रहे हैं सूची किसकी, उसमें कितने लोगों का उसमें खाता है इत्यादि इत्यादि सबसे संबंधित इन सभी बातों की जो सूची तैयार की गई है उनको हम कह रहे हैं कि यह ग्राहकों की डाक सूची है और ये भी अमूर्त निवेश है। तो हमारे हिसाब से यहाँ पर सी आप देखेंगे केवल 3 की बात होगी। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और ये कहा गया है जननांकिकी निष्पादन, वन और पारिस्थितिकी, शासन सुधार, स्थिर सरकार, कर एवं राजकोषीय प्रयास, ये सभी आपसे पूछा गया है समस्तर कर अवक्रमण के लिए 15वां वित्त आयोग लगातार चर्चा में रहा है, ने उपयुक्त में से कितने को जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा निकष के रूप में प्रयुक्त किया है। अब आसान भाषा में इसको समझिए। जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत है। वित्त आयोग का समय समय पर गठन किया जाता है और ये वित्त आयोग क्या करता है, केंद्र और राज्यों के मध्य करों के बंटवारा, इस बंटवारे से संबंधित सलाह देता है। ठीक है, अब ये जो बंटवारा किया जाता है ये 2 तरह का होता है। एक तो मान लीजिए यहां पर आप सरकार की बात करेंगे, केंद्र, और ये राज्य, और यहां पर स्थानीय। ठीक है, आप पंचायत कह सकते हैं, पंचायत। ये सिर्फ समझने के लिए मैं बनाया हूं। तो ऐसे जो किया जा रहा है, ये लंबवत की बात की जा रही है, यहां से यहां कितना दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा। अब इसके साथ साथ ये जो राज्य हैं, इन राज्यों के मध्य भी तो विभाजन किया जाएगा। इनकी बात कर रहा है कि किन आधारों पर ये किया गया है और किसको कितना वरीयता दिया गया है। तो इसमें जो बताया गया है वो आप लोगों को डिटेल में उसमें दे दिया गया है। ठीक है, आप उसको देख भी लेंगे कि किसको कितना किस आधार पर दिया गया है। तो किसको किसको आधार बनाया जाता है, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए देखिए, यहां पर हमने माना है इसे कि हमारा बी सही है, केवल 3 सही है, और केवल 3 सही है इसमें से, और 3 को हमने आधार मान करके इसे सही माना है। ठीक है, तो उसमें अलग अलग कैटेगरी है, वो कैटेगरी डिटेल में बहुत सारे आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को आप वहां पर देख लेंगे, वहां पर आप लोगों को दे दिया जाएगा। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित आधारिक संरचना क्षेत्रकों पर विचार कीजिए। किफायती आवास, सर्वसाधारण द्रुत परिवहन, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, स्वास्थ्य देखभाल, पुनर्नवीनीकरण जो ऊर्जा है, इनके बारे में पूछा गया है और ये कहा गया है उपर्युक्त में से कितनों पर ओपीएस, ठीक है, आधारित संरचना और नवाचार में धारणीय निवेश पहल, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन अपने निवेशकों के लिए ध्यान केंद्रित करता है। अब इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। ये जो एक संस्था है, ये किस में निवेश करता है, अपने ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करता है। तो किफ़ायती आवास, यहाँ पर सर्वसाधारण, यहाँ कुछ बातों को लेकर के कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी ये है कि सर्वसाधारण, ये जो परिवहन की बात है ये भी शामिल है इसमें, तो परिवहन को अभी वहाँ पर शो नहीं कर रहा है, तो हम इसको नहीं ले रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य देखभाल और पुनर्नवीनीकरण जो ऊर्जा है, इसको हमने माना है। इस आधार पर जो आपका सही विकल्प है, जो हमने माना है, वो सी होगा। सी, यहाँ पर भी गलती से टाइप हो गया है, सी होगा
3 की बात की जा रही है, परिवहन को हम इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये ध्यान रखना है, वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात कितना है। जो ग्लोबल एक्सपोर्ट होता है उसमें कहा गया है कि भारत की हिस्सेदारी क्या है। तो ये जो पूछा गया इसके लिए कोई भी आंकड़ा नहीं दिया गया है, मतलब वर्ष नहीं दिया गया है। फिलहाल 2020 के अनुसार जो बताया गया है, जो हमने सर्च किया है उसके आधार पर इसमें जो स्थिति देखी गई है, महज भारत की जो हिस्सेदारी है 1.6% है। ये आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। कितना? तो 1.6%, महज 1.6% इसको बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि PLI योजना के बारे में जो कहा गया है, भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियों एवं भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना का लाभ उठाया है। तो भारत सरकार भारत में उत्पादन बढ़े अर्थात घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पहल की है। उन सभी पहलों में PLI योजना भी शामिल है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना। और ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना, इंसेंटिव से ही समझ में आ रहा है कि कुछ लाभ कंपनियों को दिया जा रहा है उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो अगर निर्धारित शर्तों के अनुसार कंपनियां उत्पादन बढ़ाती हैं तो उसके आधार पर सरकार उनको कुछ निर्धारित शुल्क में, मतलब कर में छूट देती है। तो इसकी बात की जा रही है कि अब यहाँ पर यह भी समझना है कि कौन कौन कंपनियां इसके लिए एलिजिबल है। क्या केवल भारत की कंपनियां एलिजिबल हैं या फिर विदेशी कंपनियां भी एलिजिबल हैं? तो यहाँ पर दोनों ही कंपनियां एलिजिबल हैं। भारत की कंपनियां भी इसका लाभ ले सकती हैं और विदेशी भी कंपनियां भी, कुछ कंपनियां इसका लाभ ले सकती हैं। तो इस आधार पर 68 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे हिसाब से इसका डी सही है। ठीक है, यहाँ पर डी कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। ठीक है, वैश्विक निर्यात में भारत का 3.2 नहीं 1.6% है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोपीय संघ का स्थिरता एवं समृद्धि समझौता, ये क्या है? स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट एक ऐसी संधि है जो यूरोपीय संघ के देशों के बजटीय घाटे के स्तर को सीमित करती है। बजटीय घाटे की बात कर रहा है, उसको सीमित करने से संबंधित। दूसरी बात, यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी आधारिक संरचना सुविधाओं को आपस में बांटना सुकर बनाती है। तीसरा कह रहा है, यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी प्रौद्योगिकियों को आपस में बांटना सुकर करती है। ठीक है, अब ये आपसे पूछा गया है कि सही कौन सा है। तो जो यूरोपीय संघ है उसके बारे में स्थिर एवं समृद्धि समझौते के आधार पर 3 बातें निर्धारित की गई हैं, अर्थात उसके 3 उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। ये क्या है? तो नियमों का एक सेट है जिसके माध्यम से कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं EU के लिए। पहला क्या है? जो EU के देश हैं उनकी मजबूती की बात कही गई है कि मजबूती से सार्वजनिक वित्त का पालन करें। कौन? जो यूरोपीय यूनियन है उसके सदस्य। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो उनकी वित्त की मजबूती के पालन के अलावा वित्तीय नीतियों में समन्वय लाने की भी कोशिश की गई है इन्हीं के माध्यम से। तो 3 समझौते हैं और 3 समझौतों का सेट है। तो बजटीय घाटे को कम करने से संबंधित है, न केवल बजटीय घाटे को कम करने से संबंधित है बल्कि समन्वय स्थापित करने से भी संबंधित है। अब समझौते में कौन कौन सी बातें शामिल हैं? यहाँ पर 3 बातें शामिल हैं। 3 कौन कौन सी बातें शामिल हैं? राजकोषीय घाटे के लिए कहा गया है कि GDP में 3% तक की सीमा, एक तो ये बात निर्धारित की गई है। दूसरी बात ये भी कहा गया है कि सार्वजनिक ऋण की जो सीमा होगी, सार्वजनिक ऋण की सीमा वह GDP का 60% हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा यह भी कहा गया है कि जो मध्यम अवधि है, मध्यम अवधि में संतुलित या अधिशेष बजट निर्धारित किया जाएगा। तो ये 3 बातें इन समझौतों के सेट से संबंधित है और इस हिसाब से हम 69 प्रश्न का जो आंसर निकाल रहे हैं वो हमारे अनुसार ए है। केवल एक की बात यहाँ पर की गई है। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जननी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राज्यों के स्वास्थ्य विभागों की एक सुरक्षित मातृत्व योजना है।
तो राज्यों की बात की गई है, ये ध्यान रखना है कि यह केंद्र प्रायोजित योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना है, न कि ये राज्यों की योजना है। दूसरी बात, इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं में मातृत्व तथा नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। दोनों की बात कर रहा है, मातृत्व मृत्यु दर और जो नवजात शिशु हैं दोनों के मृत्यु दर में कमी लाने की बात कही गई है। और ये प्रसव के दौरान और प्रसव के बाद कुछ आर्थिक लाभ देने की बात करता है और आर्थिक लाभ दे करके उन दोनों को बचाने की बात कही गई है। अब यहाँ पर यह भी कहा गया कि इसके उद्देश्य में 1 वर्ष की आयु तक के बीमार बच्चों को लोक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की बात कही गई है या इनको शामिल किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जो जननी सुरक्षा है इसका स्वरूप क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया कि केंद्र प्रायोजित योजना है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ये शामिल है और साथ ही साथ इसमें सहायता क्या दिया जाता है, तो डिलीवरी और डिलीवरी के बाद दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। अब इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि संस्थागत प्रसव इसको बढ़ावा देना है। तो संस्थागत प्रसव से संबंधित है, साथ ही साथ दोनों के मृत्यु दर की हम बात कर रहे हैं कि मृत्यु दर को कम करना है, तो यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा। और इस आधार पर हमने ये माना है कि इसमें बी सही है और केवल 2 की बात इसमें की जा रही है। इसके लिए संस्थागत प्रसवों को बढ़ावा देने की बात कही गई है स्वास्थ्य केंद्रों में, तो इससे संबंधित जो था आप लोगों ने बी आंसर देख लिया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास MSME की बात कर रहा है और ये अधिनियम 2006 के अनुसार जिनके संयंत्र और मशीनरी में निवेश 15 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए के बीच है वो मध्यम उद्यम है। साथ ही साथ ये भी कह रहा है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को दिए गए बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अधीन है, अर्थात जो प्राथमिकता क्षेत्र के आधार पर ऋण दिया जाता है बैंकों के लिए 40% जो निर्धारित किया गया है उसकी ये बात कर रहा है कि क्या ये उसके तहत आते हैं या नहीं आते हैं। तो इससे संबंधित कुछ बातें हैं, यहाँ पर देख लें। एक तो आपको यहाँ पर रिजर्व बैंक की ये वेबसाइट है और रिजर्व बैंक के वेबसाइट पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो इसके अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अनुसार जो उधार दिया जाता है ये इसमें शामिल है या नहीं शामिल है। यहाँ पर देखेंगे इसी में लिखा गया है MSME, तो ये MSME पहले से इसमें शामिल है। इसके अंतर्गत उन्हें प्राथमिकता क्षेत्र के आधार पर उधार दिया जाता है और प्राथमिकता क्षेत्र के आधार पर जो उधार दिया जाता है वो ये कैटेगरी निर्धारित की गई है कि कौन कौन देगा। 40% के लिए बात हुई है, ये लगातार उसी से संबंधित बातें यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रही है। अब जो MSME की परिभाषा है उस परिभाषा में आप देखेंगे MSME की आप वेबसाइट पर जाएंगे तो मैक्रो के लिए, स्मॉल के लिए और मीडियम के लिए यहीं पर बताया गया है कि कितना। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड जो मशीनरी है उसकी बात की जा रही है, नॉट मोर देन 1 करोड़, ये माइक्रो के लिए है। जो इनका टेन्योर है वो 5 करोड़ बताया गया है। यहाँ पर भी वही कहा गया है कि ये देखिए 10 करोड़ के लिए बात कहा गया है और एनुअल जो टर्नओवर है 50 करोड़। यहाँ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट इत्यादि की बात कही गई है। तो ये जो मीडियम की बात कही गई है 50 करोड़ की बात कही गई है, ठीक है। और जो उनका टर्नओवर है 250 करोड़ की बात की गई है। तो इसके आधार पर, ठीक है। अब आते हैं अपने प्रश्न पर। तो प्रश्न नंबर 91 क्या बताता है। 91 इसका एक और हमारे पास चार्ट है, उसे भी देख लेंगे। ये चार्ट और क्या कहता है यहीं पर आप लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ पर वही सारी चीज़ें दी गई हैं। तो इस आधार पर हमारा जो सही है वो बी सही है, केवल 2 की बात यहाँ पर की गई है, केवल और केवल 2 सही है। अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न क्या कहता है। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। US डॉलर या SWIFT अर्थात स्विफ्ट की ये बात कर रहा है, SWIFT प्रणाली का प्रयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना संभव है। तो जो RBI ने डिजिटल मुद्रा जारी किया है उसकी बात कर रहे हैं कि उसके माध्यम से ये संभव है। संभव यहाँ पर स्विफ्ट के बारे में आप लोगों को समझ लेना है, अभी उस पर बात कर लेते हैं। कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंदर प्रोग्रामिंग प्रतिबंध जैसे कि इसके व्यय के समय ढांचे के साथ वितरित की जा सकती है। तो सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई भी मान लीजिए एक आपको टोकन मनी टाइप का जारी कर दिया गया, जो हम कह रहे हैं कि डिजिटल मुद्रा की यहाँ पर बात कही गई है, डिजिटल मुद्रा,
उसकी एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई। जैसे कोविड-19 महामारी के लिए टीका लगवाना है और टीका लगवाने के लिए सबके पास पैसा नहीं है और सब लोग जा करके जो वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है नहीं लगवा सकते, सरकार उसकी व्यवस्था नहीं कर पा रही। तो सरकार ने ये किया कि अब वहाँ पर उन लोगों के लिए एक टोकन जारी कर दिया और टोकन जारी करके यूपीआई के माध्यम से आपको एक कोड दे दिया और उस कोड के माध्यम से आप जाएं किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में और आप टीका लगवा लें। उस टीका के माध्यम से आपका जो काम होना था, मतलब जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़नी थी वो बढ़ेगी घटेगी, वो एक अलग विषय है। लेकिन आपको एक निर्धारित समय के लिए सरकार ने ये दे दिया कि इतने समय में आप इसको इसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी बात की जा रही है, तो समय सीमा तो निर्धारित की ही जा सकती है। चीन ने ऐसा किया है। अब ये बात किया जा रहा है स्विफ्ट के बारे में। तो स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट प्रणाली को देख लेते हैं। स्विफ्ट प्रणाली दरअसल एक संदेश देने का काम करता है। संदेश देने का काम कैसा करता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय लेन देन किया जाता है, लेन देन, ये हैवी अमाउंट होते हैं। तो मान लीजिए कि यूएसए ये है और यहाँ पर हम भारत में पीएनबी की बात कर लेते हैं। कोई भी एक बैंक ले लीजिए, आईसीआईसीआई ले लीजिए, ये बैंक है, ठीक। अब यहां से यहां पर पैसा ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर करने के लिए स्विफ्ट का सहारा लिया जाता है। जब ट्रांसफर किया जाएगा तो सभी विश्व के मैक्सिमम जो बैंक है इससे जुड़े हुए हैं स्विफ्ट से। ये स्विफ्ट संदेश भेजता है यहाँ से और यहाँ से, दोनों को संदेश देगा। यहाँ पर देगा अगर यहाँ से ट्रांसफ़र किया जा रहा है कि इस बैंक से और इस बैंक के इस ब्रांच से इतना पैसा यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है, और फिर कोड के माध्यम से जो कोड जारी किया जाता है उसके अलग अलग, जैसे आप लोगों ने पैन कार्ड देखा है, पैन कार्ड पे हर अंक का, लेटर का अपना मतलब होता है, उसी तरह से इस पर भी अपना मतलब होता है। संदेश के माध्यम से फिर वेरीफाई होता है, फिर वो पेमेंट आगे बढ़ता है। तो ये जो संदेश देने का काम करता है, अब इसके बिना मैसेज दिए आप इस ट्रांजैक्शन को पूरा नहीं कर सकते। तो जो रूस पर प्रतिबंध लगाने की बात हुई और लगातार ये बातें चलती रही हैं और चल भी रही हैं, उसी बात को ध्यान में रखते हुए और भारत ने और चीन ने भी ये काम किया है। भारत जो अभी डिजिटल मुद्रा की बात कर रहा है, उस डिजिटल मुद्रा के माध्यम से हमें स्विफ्ट की ज़रूरत नहीं होगी, हम ऐसे ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये दोनों कथन जो हैं यहाँ पर देखिए, $, या SWIFT स्विफ्ट प्रणाली का प्रयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना संभव है। बिल्कुल बात सही है। कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंदर प्रोग्रामिंग प्रतिबंध जैसे कि इसके बैग के समय ढांचे के साथ वितरित की जा सकती है। बिल्कुल ही यहाँ पर दोनों ही सही हैं। तो दोनों की हम बात कर रहे हैं, हमारे हिसाब से इसमें सी सही है, अर्थात 1 और 2 दोनों ही सही है। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देख लें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वित्त के संदर्भ में शब्द वीटा किसे निर्दिष्ट करता है? तो वीटा यहाँ पर एक संख्यात्मक मान जो पूरे स्टॉक बाजार में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी स्टॉक के विचलनों को मापता है। तो स्टॉक यहाँ पर देखेंगे, मान लेते हैं एक ये है, ये पूरे स्टॉक मार्केट की बात कर रहा है, और दूसरा ये है कि आपने जिसमें निवेश किया है ये उसको दर्शा रहा है। कुल मिलाकर के ये जो वीटा शब्द है यह एक संख्यात्मक मान है, और संख्यात्मक मान होने के साथ साथ यह पूरे स्टॉक बाजार में किस तरह की उतार चढ़ाव हो रही है, किस तरह की वृद्धि या कमी हो रही है, उन सभी चीज़ों को यह दर्शाने का काम करता है। तो यहाँ पर डी आपका सही है। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। स्वयं सहायता समूह जिसे SHG कहा जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में आपसे पूछा गया है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय रूप से वंचितों को लघु ऋण प्रदान कर प्रारंभ किया गया। दरअसल इसे स्टेट बैंक ने नहीं बल्कि इसे नाबार्ड ने, ठीक है, नाबार्ड ने प्रारंभ किया है। ठीक, उससे नाबार्ड से सहायता मिलती है। किसी SHG में समूह के सभी सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायित्व तो लेते हैं जो ऋण कोई अकेला सदस्य लेता है। जैसे मान लीजिए कि 10 लोगों ने मिल करके, यहाँ पर 10 लोग हैं, उन लोगों ने मिल करके एक स्वयं सहायता समूह बनाया। एक व्यक्ति को चूंकि उसके पास जो जमानत राशि है वो देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, ऐसी स्थिति में
जब लोगों ने ग्रुप बनाया, ग्रुप बना करके और फिर वहाँ पर सामूहिक उत्तरदायित्व हुआ कि सभी लोग इसका भुगतान करेंगे, फिर वहाँ से ऋण भी मिलेगा। और सामूहिक जो भुगतान की बात की जा रही है, किसी SHG में समूह के सभी सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायित्व लेते हैं जो ऋण कोई अकेला सदस्य लेता है। उसमें से कोई सदस्य ले रहा है तो उसका जो उत्तरदायित्व होता है, और यह जो संगठन है या ग्रुप है, यह सामूहिक उत्तरदायित्व पर ही काम करता है, तो ये भी आपका सही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक SHG को समर्थन देते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर आपका दूसरा और तीसरा सही है, तो केवल और केवल 2 आपका यहाँ सही हो जाएगा। 94 नंबर केवल और केवल 2 सही होगा। यहाँ पर हम बी की बात करें तो आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। इकॉनमी से संबंधित अर्थात इंडियन इकॉनमी से संबंधित जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया। अगला अर्थात जो नेक्स्ट विषय होगा उसकी व्याख्या सहित आप लोगों को, मतलब आंसर की और व्याख्या दोनों आपको लोगों को एक साथ मिल जाएगा। तो आप सभी जुड़े रहिए संस्कृति IAS के YouTube चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।